हाय, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एंड आपने ऑलरेडी कई सारी ऐसी वीडियोस देख भी ली होंगी। यहाँ पर उन सेक्टर्स पर डिस्कशन की गई होगी जो डोनाल्ड ट्रंप की रिटर्न के बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह की डेवलपमेंट्स फैसिनेट नहीं करती हैं, जो कि कुछ हद तक टेम्पररी नेचर की होती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली दो तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना कंसीडर करता हूँ। एक तो वो सेक्टर्स यहाँ पर ग्रोथ होना टाइम की डिमांड हो, सेकंड है कुछ ऐसे एवरग्रीन सेक्टर्स यहाँ पर कुछ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हो जिनके चलते फ्यूचर में ग्रोथ पास्ट के कंपैरिजन में और भी फास्ट हो सकती हो। तो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इंडिया में 6 नए ट्रंप टावर्स बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कंपनी इंडिया में ट्रंप टावर्स कंस्ट्रक्ट करेगी, बल्कि वो सिर्फ अपनी ब्रांड को यूज करने की अथॉरिटी देंगे कुछ बिल्डर्स को विद सर्टेन कंडीशंस टू बिल्ड दैट टावर्स, एंड उसके ऊपर रॉयल्टी कमाएंगे। ये एक रेजिडेंशियल टावर्स होंगे जो कि अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के होंगे। ट्रंप टावर्स जो ऑलरेडी इंडिया में है उनमें सिंगल अपार्टमेंट का प्राइस है बिटवीन 7 करोड़ टू 25 करोड़। तो यूएसए के बाद वर्ल्ड वाइड अगर कहीं सबसे ज्यादा ट्रंप टावर्स हैं वो इंडिया में है। लेकिन ये जो 6 नए टावर्स बनने वाले हैं एंड कुछ अभी पाइपलाइन में है, तो इनके कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री होगी यहां पर सबसे ज्यादा ट्रंप टावर्स होंगे। तो ट्रंप जो इंडिया की रियल स्टेट मार्केट में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, क्या ये एक रीजन हो सकता है इंडिया की रियल स्टेट इंडस्ट्री में फ्यूचर ग्रोथ के पीछे? ऑफ कोर्स नहीं, बल्कि ट्रंप इंडिया की रियल स्टेट मार्केट में इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की रियल स्टेट मार्केट वर्ल्ड की फास्टेस्ट रियल स्टेट मार्केट हो सकती है ओवर द इयर्स टू कम। एक और डेवलपमेंट जो इस सेक्टर से रिलेटेड हुई थी वो हुई थी इस बार के बजट के दौरान। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से कम करके 12.5% कर दिया गया, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को रिमूव कर दिया गया। इसका काफी विरोध हुआ एंड काफी सारे एक्सपर्ट्स इस डिसीजन को डिजास्टर्स मान रहे थे। लेकिन अच्छी डेवलपमेंट हमें यह देखने को मिली कि बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई। यहां पर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि या तो 12.5% का टैक्स पे करिए, लेकिन इसके साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज 20% ऑफ टैक्स रेट एंड इसके साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ कुछ हिंट कर रही हैं। ऑफ कोर्स बाकी के रीजंस भी हम जरूर जानेंगे। तो कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इंडियन रियल स्टेट मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज के नेट डोर ओपन कर रही हैं, उन्हें डिस्कस करने से पहले फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है एंड आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स टू दोस गाइज जिन्होंने टफ टाइम पर पोस्ट किए गए वीडियो के ऊपर इतना सपोर्ट दिखाया। इट इज रियली अनबिलीवेबल। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जिन्हें पढ़कर मैं लिटरली इमोशनल हो गया। तो जिन्हें नहीं पता है कि हुआ क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लास्ट 137 वीडियोस ब्लॉक हो चुके हैं एंड उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो पोस्ट किया था। तो अब जो 2-3 वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं इनके ऊपर आपकी सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जिससे हमारे चैनल का एल्गोरिथम जो काफी डिस्टर्ब हो चुका है वो ट्रैक पर आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो पहले की रियल स्टेट में एंड अब की रियल स्टेट में क्या बदला है? वो बदला है बिल्डर्स की मनमानी। यहां पर पेमेंट्स लेकर भी लोगों को घर अलॉट नहीं किए जाते थे क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ही नहीं थी। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थी इसलिए बड़ा मार्केट शेयर भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास ही था। यहां क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होता था, प्रोजेक्ट डिले होते थे एंड माफिया लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी काफी ज्यादा था। एंड आखिरकार पिस्ता कौन है? हम एंड आप जैसे होम बायर्स, जिनका खुद का घर होना लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट रहता है। मोर ओवर रेगुलेशंस ना होने के कारण गवर्नमेंट के पास भी इस सेक्टर से कुछ नहीं जाता था। इसमें जो स्टेप माइलस्टोन साबित हुआ है वो हुआ है रेरा का एस्टेब्लिशमेंट इन 2017, जिसका फुल फॉर्म है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए एंड ये रेगुलेशंस लगातार रिवाइज भी हो रहे हैं, जिससे होम बायर्स के इंटरेस्ट सेफगार्ड हो, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिले, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस को इंश्योर किया जाए एंड ये सेक्टर ओवरऑल फ्लोरिश कर पाए। तो ये सेक्टर बेशक इंडिया में कई डिकेड से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। लेकिन अब ये सेक्टर इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर मार्केट शेयर भी काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा सकता है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो अप टू 2028 ये 9.2% के CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि डिसेंट ग्रोथ है। वही अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 25 में इस सेक्टर की जो टोटल वैल्यू है वो है $650 बिलियन एंड बाय 2030 ये 75 से 80% की ग्रोथ दिखा सकता है। बट अगर हम 2047 का फोरकास्ट देखें तो ये सेक्टर बढ़कर $5,800 बिलियन का हो सकता है, जो कि $5.8 ट्रिलियन बनता है एंड फाइनेंशियल 25 के कंपैरिजन में ये 9 टाइम की ग्रोथ है, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। उसके बाद अगर इस सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो प्रेजेंटली ये सेक्टर 7.3% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय 2047 इसका कंट्रीब्यूशन बढ़कर 15.5% हो सकता है, जो कि काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। तो आखिरकार ग्रोथ के पीछे के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है पॉलिसी रिफॉर्म्स, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है 100% FDI परमिट होना। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $3.1 बिलियन इन्वेस्ट किया है ईयरली बेसिस पर
एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ये 37% ज्यादा है। प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स जिसमें ब्लैकस्टोन भी इंक्लूडेड है, इन्होंने 3.8 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है एंड बाय 2030 ये 1.7 लाख करोड़ और भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद होम लोन्स पर लोअर इंटरेस्ट रेट भी एक कारण है एंड इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस होना ये भी एक बड़ा कारण है। बट कई सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुकी है। बट बिग थिंग इज कि एक बड़ी पॉपुलेशन अंडरसर्व्ड है। तो एक और ट्रेंड जो काफी नोटिस किया जा रहा है वो ये कि लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में काफी बूम देखने को मिल रहा है, स्पेशली लास्ट के 2 से 3 सालों में। एंड इसका कारण है हाई डिमांड फ्रॉम एफ्लुएंट इंडियंस। नेक्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन। यहां पर कंट्रीज की अलग अलग सिटीज का साइज बढ़ता जा रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया। राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है HNIs एंड अल्ट्रा HNIs के बढ़ते हुए नंबर्स। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 25 के बीच में जो ग्रोथ देखी जा रही है, स्पेशली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, तो वो हुई है 63%। कुछ व्यूअर्स ये भी बोल सकते हैं कि कई सारे HNIs एंड अल्ट्रा HNIs देश छोड़कर बाहर भी जा रहे हैं, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है जिसे हम किसी सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। बट फैक्ट यही है कि HNIs एंड अल्ट्रा HNIs के नंबर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक और जो काफी बड़ा कारण है वो है स्मार्ट होम्स का बढ़ता हुआ क्रेज। स्मार्ट होम्स मींस कनेक्टेड होम्स पावर्ड बाय IoT डिवाइसेस एंड स्मार्ट ऑटोमेशन। सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा घर जहां पर ज्यादातर चीजों को आप रिमोटली कंट्रोल कर पाएं, घर के अंदर से या किसी दूर की लोकेशन से भी। तो लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो आपके सामने है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 से 29 के बीच में 21.81% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। एंड ये ओवरऑल सेक्टर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से भी ज्यादा की ग्रोथ है। तो स्मार्ट होम सेगमेंट्स में हो रही ग्रोथ को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में ऑलरेडी ये सेगमेंट 6 टाइम ग्रो कर चुका है। तो आने वाले कई सालों में भी ये सेगमेंट मोर देन 20% की CAGR से ग्रो कर सकता है। तो यहां से हमें एक पॉइंट तो ये पता चला है कि रियल एस्टेट मार्केट नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ग्रोथ फेज में रहने वाली है। एंड सेकंड ये पता चला है कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होने वाली है वो होने वाली है लग्जरी सेगमेंट में एंड स्मार्ट होम सेगमेंट में। तो रियल एस्टेट सेक्टर एनालिसिस में नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो ये कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। बट इसे बाय या सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द सेक्टर एनालिसिस। तो फर्स्ट प्लेयर जो है इस इंडस्ट्री का वो लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की हाउसिंग ऑफर करते हैं। ये बिजनेस कस्तूरबाई लालबाई ग्रुप से बिलोंग करता है एंड मैनेजमेंट फोकस कर रही है कि अपने इस बिजनेस को इंडिया की टॉप 10 रियल एस्टेट प्लेयर्स में शामिल करना है। तो यहां पर मैनेजमेंट क्या ऑब्जर्व कर रही है वो ये कि लॉन्चेस कम हो पा रही है एज कंपेयर टू डिमांड, मींस डिमांड ज्यादा है। रेवेन्यू गाइडेंस भी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 30 से 35% का है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में 106 करोड़ के कैश फ्लो आए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट दोनों क्वार्टर को मिलाकर देखा जाए तो कैश फ्लो रहे हैं 203 करोड़ के। तो मैनेजमेंट कह रही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है इससे वो 2986 करोड़ की ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं फर्स्ट प्लेयर के बिजनेस में। जो नेक्स्ट प्लेयर है वो एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। बट इनके इस बिजनेस में सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस ही नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का बिजनेस भी है। यहां पर इनका इंजीनियरिंग सेगमेंट फर्दर ऑटो एंड EV कंपोनेंट्स एंड देन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। तो पूरे बिजनेस में रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है, इंजीनियरिंग बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 40% के अराउंड है एंड कुछ रेवेन्यू इनकी अदर सेगमेंट से भी आती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि चाहे इनका रियल एस्टेट का बिजनेस हो या इंजीनियरिंग का बिजनेस हो, दोनों को वैल्यूएशन कम मिल रही है क्योंकि दोनों बिजनेस कंबाइंड है। इसलिए मैनेजमेंट ने रियल एस्टेट के बिजनेस को डीमर्ज करने का डिसीजन ले लिया है एंड इस डीमर्जर को अप्रूवल भी मिल चुका है। तो इनके रियल एस्टेट के बिजनेस की आज क्या कंडीशन है वो ये कि जो एरिया अंडर डेवलपमेंट है या वो एरियाज यहां पर डेवलपमेंट होने वाली है ये टोटल 32,000 करोड़ की रेवेन्यू का पोटेंशियल रखते हैं। मोरओवर जो रियल एस्टेट के बिजनेस में हाफ ईयरली बेसिस पर ग्रोथ देखी गई है वो देखी गई है 122% एंड इंजीनियरिंग बिजनेस में ग्रोथ देखी गई है 110%। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सेकंड प्लेयर के केस में। नेक्स्ट बिजनेस जो कि सूरज एस्टेट डेवलपर्स हैं, ये कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी ये काफी हाई जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि इनका 87% ऑफ जो शेयर है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। इनके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ शेयर लग्जरी एंड वैल्यू लग्जरी सेगमेंट का है। इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनका टोटल एरिया 6,10,000 स्क्वायर फीट है एंड इसमें से 5,16,000 स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है एंड ये कारपेट एरिया की बात हो रही है। जबकि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसका कारपेट एरिया रहने वाला है 9,01,300
807 स्क्वायर फीट। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने वो दी है 850 करोड़, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 100% से ज्यादा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस बिजनेस के केस में। तो नेक्स्ट जो प्लेयर है ये भी लग्जरी स्पेस में ऑपरेट करते हैं। इन्होंने लेटेस्ट प्रोजेक्ट की जो बुकिंग ओपन की है उसका प्राइस 1.75 करोड़ है। इनका जो आईपीओ है ये सितंबर 24 को ही आया है एंड इसमें इन्होंने 410 करोड़ रेज किए हैं एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये कि जो भी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड की जाएगी एंड कुछ नए रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशन करने के लिए भी कुछ अमाउंट स्पेंड की जाएगी। तो इट मींस ऐसा नहीं है कि कोई अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर पैसा अपनी पॉकेट में डालकर निकल रहा हो। तो ये है कुछ छोटे प्लेयर्स। तो इस सेक्टर के किसी भी प्लेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कंसीडरेशंस ले सकते हैं। पहला तो ये कि अगर वो लग्जरी स्पेस में ऑपरेट करता हो तो वो बेटर है, क्योंकि इस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरा ये कि रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी हो। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको मिलेगी उन प्रोजेक्ट से जो कि अभी ऑनगोइंग है या फिर वो प्रोजेक्ट्स जो कि फ्यूचर में डेवलप होने वाले हैं। मैनेजमेंट की गाइडेंस को भी आप फैक्टर इन कर सकते हैं एंड कंसीडर करने के लिए एक और जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन। तो उसके लिए आप 3 इयर्स का वैल्यूएशन का चार्ट लगा सकते हैं। तो इसमें हमें यही नोटिस करना है कि कंसीडर करते टाइम कंपनी का वैल्यूएशन पीक आउट हुआ नहीं होना चाहिए। मीडियन के आसपास हो या मीडियन के नीचे हो, मीडियन से थोड़ा सा ऊपर हो, तो ये सब चलता है। तो इस सेक्टर के बड़े प्लेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस सेक्टर से जुड़ी किसी भी कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं। देन अगर आप पीयर्स में जाएंगे तो टॉप के जो 5 to 7 प्लेयर्स होते हैं दे आर कंसीडर एज द लीडर ऑफ द सेक्टर। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, ये ऑफ कोर्स वही फैक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एक और बड़ा पॉइंट कंसीडरेशन के लिए ये होता है कि जिन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपिटाइट थोड़ी हायर होती है एंड वो रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दे कैन गो विद द स्मॉलर प्लेयर्स एंड कम रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर्स जो कि डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, दे कैन गो विद द लार्जर प्लेयर्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना कंसीडर करें। अपनी फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।